नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड से संबंधित 45 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, अर्थात 45 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास से लेकर ग्लेशियर होगी, नदियां होगी, जातियां होगी, उत्तराखंड के जो प्रमुख परिधान हैं और जो यहाँ के क्या है प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास लिया है। इतिहास में हमने जो यहाँ का क्या था, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था जिसे हम क्या कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। व्याख्यात्मक रूप में जानेंगे कि इस वंश का संस्थापक कौन था और इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई और कहाँ से कहाँ स्थापित की, और इनके जो राज्य का प्रशासन था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो धार्मिक स्थिति थी, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी, क्या क्या बदलाव हुआ, और यहाँ के जो क्या थे प्रमुख सैनिक थे, सेनापति थे, या आप बोल सकते हैं कि धर्मपाल थे, उनको किन किन नाम से जानते थे, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़िए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। बात करें अगर कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो स्थापना की बात करें तो 700 ईसा पूर्व इसकी क्या होता है, ईस्वी में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, जिसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपको पता है कि इसे क्या ईश्वरों को भूमि हो गया, देवताओं की भूमि, मनुष्यों की भूमि। ठीक है, मानसखंड, केदारखंड यहाँ के दो भागों में ये विभक्त था। ठीक है, मानसखंड जिसे हम क्या बताओ आज हम कुमाऊं के नाम से जानते हैं, केदारखंड जिसे हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं केदारखंड की बात करते हैं, वहां से आपकी परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। देखो कर्णाश्रम कहाँ स्थित है, केदारखंड में स्थित था। ठीक है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर था, तो मालिनी नदी, पूछा गया है, मालिनी नदी के तट पर स्थित था कर्णाश्रम। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा इसी कर्णाश्रम से क्या थी, संबंधित थी। और भारत का नाम जो भारत पड़ा, चक्रवर्ती राजा भरत कुमार भरत का भी जन्म इसी आश्रम में हुआ था। वहीं आगे अगर चर्चा परिचर्चा करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम जो संस्थापक था वो था बसंत देव। ठीक है, कौन था प्रथम संस्थापक, बसंत देव था। इनकी अगर राजधानी की बात करें तो इनने स्थानांतरित कहाँ पे की, बैजनाथ, जिसे बागेश्वर के आसपास स्थित है। बैजनाथ कहाँ पे, बागेश्वर, जिसे आज कचूरी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं बात करें स्रोत तो बागेश्वर कंडारा एक अभिलेख है, स्रोत प्राप्त हुआ है, पांडुकेश्वर हो गया एवं बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्र लेखों से क्या चलता है, पता चलता है कि जो बसंत देव था उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, बैजनाथ जो बागेश्वर के पास स्थित है। देवता कौन थे इनके, कार्तिकेय थे। ठीक है, वहीं वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्णकाल माना जाता है। पूछ लेगा कि उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस राजवंश के काल को कहा जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस राजवंश को उत्तराखंड व मध्य हिमालय क्षेत्र का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, देखो बता दिया, प्रथम राजवंश भी यही है। मध्य हिमालय का पूछे तो यही आपका क्या कार्तिकेयपुर राजवंश होता है, जिनकी राजधानी स्थानांतरित कहाँ की, बसंत देव ने, बैजनाथ जो बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा क्या थे, सूर्यवंशी थे। ठीक है, इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे, देखो कनखल में कब जन्म हुआ था, बता दो मुझे। बद्रीदत्त पांडे कहाँ से थे, कनखल हरिद्वार से थे। बात करूं तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, बाद में इसे क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, फिर एक साप्ताहिक अखबार निकालते हैं। ठीक है, कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता था। इनने एक प्रमुख पुस्तक लिखी जिसे क्या कहा गया, कुमाऊं का इतिहास कहा गया। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा, बद्रीदत्त पांडे। देखो वहीं अगर बात करें कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त में भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया। कुली बेगार प्रथा का अगर अंत पूछूं तो आपको जनवरी 1921 बागेश्वर आपको पता है। ठीक है, पहली बार सरयू नदी के तट पे वहां पे क्या किए गए, कुली बेगार प्रथा के जो रजिस्टर थे उन्हें जलाकर प्रवाहित किए गए। ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब चर्चा करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के परिवार के बारे में। ठीक है, संस्थापक मैंने बता दिया कौन था, बसंत देव था। ठीक है, स्रोत कहाँ से मिला, तो बागेश्वर के जो त्रिभुवन राजशिलालेख से उससे पता चलता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, बसंत देव था। इन्होंने क्या परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने, जो क्या है बसंत देव है, इन्होंने क्या परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था।
बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया है। इसका भी उल्लेख किसमें होता है? बागेश्वर का जो त्रिभुवन राज शिलालेख है उसमें भी इसके बारे में परिचर्चा मिलती है। वहीं बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्र लेखों से इस राजवंश के इतिहास के बारे में भी हमें क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे अगर हम इस राजवंश के बारे में, शासक के बारे में बात करूं तो आता है खरपड़देव वंश आता है। ठीक है, देखो खरपड़देव वंश का विवरण बागेश्वर लेख में मिलता है। किसमें? बागेश्वर लेख में मिलता है खरपड़देव वंश का विवरण। खरपड़देव वंश का स्थापक कौन था? खरपड़देव ने की थी, जो कार्तिकेयपुर राजवंश में बसंत देव के बाद तीसरी पीढ़ी का शासक था। देखो बसंत देव के बाद क्या था? ये तीसरी पीढ़ी का शासक था। इसका पुत्र का नाम की बात करें तो कल्याण राज इसका पुत्र था। खरपड़देव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। पूछेगा कि खरपड़देव वंश का जो अंतिम शासक पूछे तो उसका नाम क्या था? त्रिभुवन राज था। ठीक है, खरपड़देव वंश का मैंने बता दिया, इसका अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। वहीं इसके बाद आता है निम्बर वंश। ठीक है, कार्तिकेयपुर का क्या होता है? द्वितीय परिवार है। संस्थापक कौन था? निम्बरदेव था। ठीक है, निम्बरदेव वंश का सर्वाधिक उल्लेख पांडुकेश्वर जो जोशीमठ के ताम्रपद में मिलता है। ठीक है, पांडुकेश्वर से प्राप्त पांडुकेश्वर क्या है? एक लेख है जो कहाँ से प्राप्त होता है? जोशीमठ के ताम्रपद में मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा कैसी थी? तो अगर भाषा पूछेगा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की तो संस्कृत भाषा थी, जो आज हमारी क्या है? द्वितीय भाषा है। ठीक है, पहली हिंदी, दूसरी आपकी संस्कृत। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं कि जो निम्बर वंश में निम्न शासक हुए उनके बारे में जानते हैं। पहला तो क्या हुआ? निम्बर ही हुआ। यह निम्बर वंश का संस्थापक था। निम्बर वंश का संस्थापक कौन था? निम्बर ही था, जो शत्रुहंता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शत्रुहंता भी कहा जाता है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो वहां किसे कहा जाता था? अगर मौर्य वंश, अगर नंद वंश में बात करूं तो नंद वंश में किसे कहा जाता था? शत्रुहंता। आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इष्टगण, इसने समस्त उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड का कौन सा वह शासक था जिसने क्या संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया था? तो इष्टगण था। ठीक है, देखो इष्ट याद कैसा करना है? आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके देव हैं, वही क्या करते हैं? सबको एक साथ लेके चलते हैं। अगर आप एक साथ रहोगे तो आपके इष्ट आप पे क्या करेंगे? मेहरबान करेंगे। ठीक है, तो इष्ट देव क्या थे? उन्होंने उत्तराखंड को, एक कार्य इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो उत्तराखंड को क्या किया? एक सूत्र में बांधने का इनने प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी रहे। ठीक है, तीसरे शासक थे ललित सुरदेव था। ठीक है, आइए जानते हैं यह एक महान क्या था? निर्माता था। ठीक है, इन सभी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुरदेव के से प्राप्त होता है। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे क्या बोला है? बताओ। काली कलंक पंख के मग्न धरती के उद्धारक के लिए इसे 12 अवतार बताया गया है। पूछ लेगा कि किस शासक को काली कलंक पंख में मग्न धरती का उद्धारक में 12 अवतार बताया गया है? तो आपका ललित सुरदेव क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका भूदेव आता है। भूदेव आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे बसंत देव ने अपनी राजधानी बैजनाथ में क्या की? स्थानांतरित की, वहीं भूदेव क्या करता है? यहाँ पे बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग करता है। ठीक है, ललित सुरदेव का पुत्र होता है कौन? भूदेव, जो निम्बर वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। देखो बैजनाथ मंदिर जो क्या है? बागेश्वर में स्थित कत्यूरी क्षेत्र है। बैजनाथ मंदिर आपके बैजनाथ मंदिर पड़ता है, तो उसका किसने क्या सहयोग, उसके निर्माण में किसने दिया था? भूदेव ने दिया था। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। देखो बागेश्वर का जिला है गरुड़, तो गरुड़ से कितना अगर बात करें तो 1 किलोमीटर आगे आपका क्या पड़ता है? बैजनाथ मंदिर पड़ता है। इसी का निर्माण में सहयोग कौन देता है? भूदेव देता है। यह मंदिर 1150 में बनाया गया था। वहीं आप बात करूं जो चौथा शासक था वो था षडादित्य वंश का, कार्तिकेय वंश का तीसरा परिवार में ये आता है। इसने तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र लेखों से ज्ञात होता है कि यह निम्बर वंश के बाद कार्तिकेयपुर का षडादित्य वंश के शासन का वर्णन मिलता है। वहीं बात करूं इच्छरदेव के बाद इस वंश में कौन आते हैं? देशद देव आते हैं, पदम देव आते हैं और सुभिक्ष राजदेव आदि शासक हुए। वहीं सुभिक्ष राजदेव के बाद इसी राजवंश का वंशज की राजधानी कार्तिकेयपुर से कुमाऊं के गोमती घाट कत्यूर घाटी में स्थानांतरित की गई, जिसे बैजनाथ शिलालेख में बैजनाथ कार्तिकेयपुर कहा गया है। अब देखो एक आपके लिए VIMP फैक्ट बनता है यहाँ पे। जो प्रसिद्ध क्या थे अपने आचार्य थे, नाम है उनका शंकराचार्य, उनका आगमन कब हुआ? अगर बात करें
देखो इन्होंने अपना देह त्यागा था केदारनाथ में। कहाँ पे देह त्यागा था शंकराचार्य ने? केदारनाथ में। कब त्यागा था? तो 800 ईस्वी में त्यागा था। ठीक है। वहीं शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में हुआ था। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी और इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। एक आपका ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम में पड़ता है, दूसरा श्रृंगेरी मठ, तीसरा द्वारिका शारदा पीठ, चौथा पुरी गोवर्धन पीठ। ठीक है। वहीं बात करें तो 800 से 820 ईस्वा पूर्व इन्होंने क्या केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था। कहीं कहीं 800 ईसा पूर्व है, ईसा ईस्वी है, कहीं कहीं 820 आपका मिलता है। ठीक है। वहीं बात करें कार्तिकेय जो राजवंश के जो राज्य प्रशासन था, अब उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखो पूछ लेगा कि प्रांतपाल किसे कहा जाता था? जो सीमाओं की सुरक्षा करता था उसे प्रांतपाल नाम से जाना जाता था। घटपाल पूछिए तो गिरिद्वारों का रक्षक। ठीक है। जो गिरिद्वारों का रक्षक था उसे घटपाल नाम से जाना जाता था। वर्मपाल पूछे तो सीमावर्ती भागों में आने वाला व्यक्ति को क्या बोलते थे? वर्मपाल कहते थे। ठीक है। नरपति पूछे तो नदी घाटों पर आगमन की सुविधा व कर वसूली। ठीक है। नदी घाटों पर जैसे आज बंदरगाह हो गए तो वैसे अगर नदी घाटी पर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसे कर करेगा, उसे सुविधा देगा और उससे कर का वसूली कौन करता था? नरपति करता था। ठीक है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। दोष पराधिक किसे कहा जाता था? अपराधी को पकड़ने वाला। पूछ लेगा कि अपराधी को पकड़ने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दोष पराधिक कहा जाता था। ठीक है। दुस्साध्य सांधिक किसे कहा जाता था? गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है। जो क्या करता था? दूसरे क्षेत्र में जाके वहां से क्या करता था? सूचनाओं को एकत्र करता था। ठीक है। चोरों द्वारा किसे कहा जाता था? तो चोर डाकुओं को पकड़ने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? चोर द्वारा कहा जाता था। ठीक है। अब देखो कृषि से संबंधित अधिकारी होते थे। ठीक है। जैसे क्या थे? जैसे मैंने बताया पुलिस विभाग के अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे। अब वैसे कृषि विभाग से संबंधित कुछ अधिकारी थे। देखो कृषि एवं वन का कार्य किसे सौंपा गया था? आय साधन को सौंपा गया था। ठीक है। क्षेत्रपाल किसे कहते थे? जो कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला हो, कृषि में नए बीजों के बारे में, नई उन्नत किस्म के बारे में जिसके पास सौंपा गया था उसे क्षेत्रपाल कहते थे। प्रभातार किसे कहते थे? भूमि की नाप करने वाले को कहते थे। उपचारिक किसे कहते थे? भूमि के अभिलेख रखने वाले व्यक्ति को उपचारिक नाम से जाना जाता था। खंडपति पूछे तो वनों की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? खंडपति कहा जाता था। अभी आपके लिए पूछ लेगा कि भट्ट और चार पूछेगा तो प्रसार प्रजा के बेगाल लेने वाला, जो प्रजा से व्यक्तियों से बेगाल लेता था, कर लेता था, उसे भट्ट और चार नाम से जाना जाता था। भोगपति किसे कहते थे? जो कर वसूली करने वाला होता, भोगपति। ठीक है। भोगपति कर को वसूल करने वाले को क्या कहते थे? भोगपति कहते थे। तो आज हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में परिचर्चा की, जो आपके लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड का इतिहास तो वैसे बहुत ही बड़ा है और बहुत ही क्या है? सुंदर और क्या है? धार्मिक है, जिसकी हम परिचर्चा करते रहेंगे।